गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति के बारे में। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी है। टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से हमारा अभिप्राय है कि भारतीय समाज तथा भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके वर्तमान स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना और इन क्रांतिकारी परिवर्तनों के द्वारा सर्वोदय का जो पवित्र उद्देश्य प्राप्त हो जाए, यही संपूर्ण क्रांति का जो है मुख्य आधार था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी संपूर्ण क्रांति के द्वारा सर्वोदय समाज, मानववादी आदर्श, ये सब क्या है वो स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपने आदर्श समाज को साम्यवादी समाज का भी नाम दिया। संपूर्ण क्रांति के विचार की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपनी जेल डायरी, प्रिजन डायरी में लिखा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक एवं बौद्धिक, शैक्षणिक तथा नैतिक आध्यात्मिक क्रांतियों का जो सामूहिक नाम है वह संपूर्ण क्रांति है, टोटल रेवोल्यूशन है। संपूर्ण क्रांति के इन अर्थों का भाव यह है कि नारायण भारतीयों में व्यक्तिगत रूप से तथा भारतीय समाज एवं राष्ट्र में सामूहिक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन संपूर्ण परिवर्तनों को उन्होंने सामूहिक रूप से संपूर्ण क्रांति का नाम दिया है, टोटल रेवोल्यूशन का नाम दिया। जयप्रकाश नारायण प्रत्येक प्रकार की क्रांति को अधिक महत्व देना चाहते थे और उनका यह भी विचार था कि भारतीयों के दृष्टिकोण तथा मानसिकता में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है और ऐसे परिवर्तन लाने के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जो है मुख्य आधार संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का वर्णन हम इस प्रकार से कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उसमें कुल 7 क्रांतियाँ शामिल हैं। टोटल 7 रेवोल्यूशन है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में। जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा है, जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन से संबंधित कंसेप्ट दिया है। उसमें जो जयप्रकाश नारायण की 7 क्रांतियाँ शामिल हैं उनमें नैतिक आध्यात्मिक क्रांति शामिल है, विचारात्मक या बौद्धिक क्रांति शामिल है, सांस्कृतिक क्रांति शामिल है, सामाजिक क्रांति शामिल है, शैक्षणिक क्रांति शामिल है, राजनीतिक क्रांति शामिल है और इसके साथ साथ आर्थिक क्रांति शामिल है। तो यहाँ हम जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में जो 7 क्रांतियाँ हैं उनका संक्षिप्त वर्णन करना जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में टोटल 7 क्रांतियाँ हैं, 7 रेवोल्यूशन है। उसमें हमारी जो पहली क्रांति है वह है नैतिक आध्यात्मिक क्रांति, मॉरल स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। नैतिक आध्यात्मिक क्रांति की जो विशेषता है वह है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। जयप्रकाश नारायण ने अपनी नैतिक आध्यात्मिक क्रांति में जो विषय शामिल किया है उसकी जो पहली विशेषता रखी है वह है कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण इस विचार से सहमत है कि इस संसार में जो मानव जीवन है उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के बिना किसी भी मानव का जो है नैतिक पक्ष शक्तिशाली नहीं हो सकता। नैतिक पक्ष शक्तिशाली होना संभव नहीं है अगर व्यक्ति की मूल आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट नहीं। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति के पास भोजन, कपड़ा तथा मकान, ऐसी जो मूल आवश्यकताएं उनकी कंप्लीट नहीं है तो व्यक्ति जो है वो नैतिक पक्ष रूप से शक्तिशाली नहीं हो सकता। व्यक्ति समाज की भागीदारी में अपना हिस्सा जो वो योगदान है वो नहीं दे सकता। इसलिए
सबसे पहले व्यक्ति की जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर उन्होंने बल दिया है नैतिक आध्यात्मिक क्रांति में। इसके साथ साथ उन्होंने भौतिकवादी इच्छाएं मानव को अनैतिक बनाती है, इस पर भी बल दिया है अपनी नैतिक आध्यात्मिक क्रांति में। जयप्रकाश नारायण ने एक तरफ जहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया है, वहीं व्यक्ति की जो नैतिकता की आवश्यकता है वो भी अवश्य मानते हैं, जरूरी मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जब व्यक्ति भौतिकवादी इच्छाओं का शिकार होकर धन संपत्ति या दूसरी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको अपनी आवश्यकताओं से अधिक एकत्रित करने का प्रयत्न करता है, तो व्यक्ति जो है वो नैतिकता से दूर चला जाता है, न कि नैतिकता के नज़दीक आता है। तो इस प्रकार से जो भौतिकवादी इच्छाएं हैं वो व्यक्ति को, मानव को अनैतिक बनाती है, नैतिक नहीं बनाती। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक धन संपत्ति और दूसरी जो वस्तुएं हैं उनको एकत्रित करता रहता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति अनैतिकता से दूर हो जाता है। तो अनैतिकता से दूर हो जाता है, नैतिकता की ओर लाने का प्रयास भी उन्होंने अपनी इस नैतिक आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से किया है। नैतिक आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ जो है दूसरी क्रांति का अगर हम जिक्र करें तो उसमें सैद्धांतिक एवं बौद्धिक क्रांति का नाम आता है। सैद्धांतिक बौद्धिक क्रांति की विशेषताओं में जो विशेषताएं हैं उसमें क्रांति की आवश्यकता के लिए विश्वास पैदा करना शामिल है। जयप्रकाश नारायण का विश्वास था कि किसी भी समाज या सामाजिक जो आर्थिक और जो राजनीतिक पुनरुत्थान है उनके बिना क्रांति संभव नहीं हो सकती। क्रांति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनरुत्थान अनिवार्य है, जरूरी। जब तक उस क्रांति की जो आवश्यकता और योग्यता संबंधी लोगों में विश्वास पैदा नहीं किया जाएगा, जो क्रांति के प्रति जो व्यक्तियों का जो फेथ नहीं होगा, विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक भी क्रांति जो है सफल नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण का यह भी मत रहा कि क्रांति का जो उद्देश्य है वो वर्तमान व्यवस्था में जो परिवर्तन लाना है और उसके स्थान पर जो नवीन व्यवस्था को लागू करना ही इस क्रांति का मुख्य लक्ष्य है। परिणामस्वरूप लोगों में क्रांति की आवश्यकता के लिए विश्वास पैदा करना अनिवार्य है, जरूरी है। सैद्धांतिक क्रांति में व्यक्ति के विश्वास पैदा करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवीन जो व्यवस्था है वो अहिंसा और विकेंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ऐसी क्रांति के लिए उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि नवीन जो व्यवस्था है वो अहिंसा और विकेंद्रीकरण पर आधारित होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण से हमारा अभिप्राय है कि जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, शक्तियों का बंटवारा होता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से जो नवीन व्यवस्था है उसको लाने के लिए व्यक्ति, नवीन व्यवस्था को लाने के लिए जो अहिंसा पर उसको बल देना चाहिए और जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है वह विकेंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा भी उन्होंने अपनी सैद्धांतिक क्रांति में कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता पर भी बल दिया कि व्यक्ति की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता पर उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों का इतना अधिक पतन हुआ है कि हर तरफ जो है वो अनैतिकता बढ़ रही है। अभी हमने जिक्र किया कि जो भौतिकवादी इच्छाएं हैं वो मानव को क्या बना रही हैं, अनैतिक बना रही है। इसीलिए नैतिक मूल्यों का पतन इतना अधिक हो गया है कि अनैतिकता जो है वो बढ़ रही है और ऐसे वातावरण में नैतिक जीवन का अस्तित्व जो है वो असंभव नज़र आ रहा है, संभव नज़र नहीं आ रहा। अनैतिकता के वातावरण में नैतिक जो जीवन है वो संभव नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप व्यक्ति की जो मेंटेलिटी है, व्यक्ति की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है और व्यक्ति में जो मोरल वैल्यू है, व्यक्ति के जो मोरल वैल्यू है, मूल तत्व है, नैतिक जो मूल्य हैं उनमें विकास करना जरूरी है। तो इस संदर्भ में भी उन्होंने जो है सैद्धांतिक और बौद्धिक क्रांति को शामिल किया कि व्यक्ति की जो मेंटलिटी है उसमें परिवर्तन करना भी जरूरी है, मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है।
इसके साथ साथ जो तीसरी क्रांति का अगर हम जिक्र करें तो उसमें सांस्कृतिक क्रांति शामिल है, कल्चरल रेवोल्यूशन है। सांस्कृतिक क्रांति में बल दिया गया है, मूल्यों में परिवर्तन पर बल दिया है। व्यक्ति के जो मूल्य हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण का विचार है कि समाज के जो केवल अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो बाहरी ढांचे में ही परिवर्तन नहीं करना है, बाहरी जो ढांचे है जो कि हमें दिखाई देता है उसमें परिवर्तन ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के जो मूल्य हैं, व्यक्ति के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें भी परिवर्तन जरूरी है। व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति की जो बिहेवियर है, व्यक्ति की जो उपयोगिता है उसमें भी हमें बदलाव करना चाहिए। तो मूल्यों में परिवर्तन भी सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण करना चाहते हैं कि व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन करना भी जरूरी है। केवल व्यक्ति के समाज का जो बाहरी ढांचा है उसमें परिवर्तन ही नहीं करना है, बल्कि व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन करना भी जरूरी है। तो इसलिए सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से व्यक्ति के वैल्यूज़ में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ स्वधर्म पर भी बल देते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने सांस्कृतिक क्रांति में स्वधर्म पर बल देते हैं। जयप्रकाश नारायण ने ये अनुभव किया कि उस अवस्था में, यानी कि उस सिचुएशन में, वो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसमें जो स्वधर्म है उस पर अधिक बल देना चाहिए। स्वधर्म की बहुत ही ज़्यादा उस समय आवश्यकता थी, नीड्स थी। स्वधर्म से जयप्रकाश नारायण का मानना है कि व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति हो और प्रत्येक भारतीय के लिए अपने कर्तव्यों की जो निष्काम पूर्ति करनी आवश्यक है, जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन में अनेक प्रकार के जो ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अपने कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों को व्यक्ति को निर्वाह अपना अच्छे प्रकार से करना चाहिए, यानी कि अपने स्वधर्म पर बल देना चाहिए। तो स्वधर्म पर बल देना भी उन्होंने अपनी सांस्कृतिक क्रांति में शामिल किया है कि व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उनको, उनका जो निर्वहन है उसे अच्छी प्रकार से करना चाहिए। इसके साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति में उन्होंने नागरिक गुणों के विकास पर भी बल दिया है कि नागरिकों के जो गुण हैं जिनमें सत्य, प्यार, दया, अहिंसा, मनुष्यों को एक समान समझना, पक्षपात से रहित समझना और झूठ से बचना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, दूसरे व्यक्तियों से प्रेम करना, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, इन सब जो गुण हैं उनका विकास करना चाहते हैं अपनी सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से कि व्यक्ति में नागरिक गुणों का विकास होना चाहिए। व्यक्ति में अगर इन गुणों का विकास होगा तभी व्यक्ति जो है आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और वो राष्ट्र हित में, समाज हित में भी अपना योगदान देंगे। परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से व्यक्ति के नागरिक गुणों का विकास भी जयप्रकाश नारायण करना चाहते हैं। सांस्कृतिक क्रांति के बाद अगर हम जिक्र करें सामाजिक क्रांति के बारे में, सोशल रेवोल्यूशन के बारे में, सामाजिक क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने जो कंसेप्ट शामिल किया है, ग्रामों के पुनर्गठन के बारे में कहा कि वे समाज का जो ढांचा है उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं और उसमें जो गांव है और गांव के जो आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी तथा जंगली जो क्षेत्र है, उनका पुनर्गठन लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही वो करना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण है वो शहरों की तुलना में गांव को अधिक महत्व देते हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही गांव में जो है वो परिवर्तन करना चाहते हैं, गांव का पुनर्गठन करना चाहते हैं अपने सामाजिक क्रांति के माध्यम से कि गांव का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके साथ साथ समाज के पुनर्निर्माण को भी उन्होंने अपने सामाजिक क्रांति में शामिल किया। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय से पूर्ण वचनबद्धता थे। ये सर्वोदय का जो कंसेप्ट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है, जयप्रकाश नारायण ने भी उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसी कड़ी में वो समाज का पुनर्निर्माण भी चाहते हैं। सर्वोदय जैसे कि समाज का विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, सर्वोदय में सभी का विकास होगा। तो इस प्रकार से समाज के पुनर्निर्माण को भी उन्होंने अपने सामाजिक क्रांति में शामिल किया, क्योंकि समाज का जो पुनर्निर्माण है वो सर्वोदय से ही संबंधित है। सर्वोदय के आधार पर ही वो सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने के बात करते हैं और सर्वोदय की धारणा जो है वो वर्तमान समाज के विरुद्ध, क्योंकि वह समाज आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं पर आधारित था। परिणाम स्वरूप समाज का पुनर्निर्माण भी अपनी जो है वो
सामाजिक क्रांति के माध्यम से वो चाहते हैं। इसके साथ साथ शारीरिक श्रम पर भी बल देते हैं। फिजिकल लेबर जो है उस पर भी स्ट्रेस जयप्रकाश नारायण अपनी सामाजिक क्रांति के माध्यम से देते हैं। जयप्रकाश नारायण का यहाँ मानना है कि भारतीय जो समाज है उसमें सामाजिक तथा आर्थिक असमानता अधिक होने का मुख्य कारण यही है कि भारतीय समाज में शारीरिक श्रम का कोई आदर नहीं दिया जाता, यानी कि फिजिकल जो लेबर है उसको बिल्कुल भी नहीं आंका जाता है। इसके अलावा जो मेंटली जो वर्क है उसको अधिक आदर और महत्व दिया जाता है, बल्कि फिजिकल जो वर्क है उसको ज़्यादा तवज्जो है वो नहीं दी जाती। इसलिए ही जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देना चाहते थे कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को शारीरिक श्रम करने से छूट प्राप्त नहीं होगी, यानी कि हर व्यक्ति को क्या है फिजिकल वर्क करना होगा। केवल उन व्यक्तियों को ही जो है फिजिकल वर्क से छूट मिलेगी जो कि शारीरिक कारणों से ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है फिजिकल जो वर्क है उस पर भी बल दिया है जयप्रकाश नारायण ने अपनी सामाजिक क्रांति में। इसके साथ साथ जो है जाति प्रथा के अंत पर भी उन्होंने बल दिया है। जाति प्रथा का अंत को भी उन्होंने अपनी सामाजिक क्रांति में शामिल किया कि जयप्रकाश नारायण सामाजिक क्रांति के द्वारा अमानवीय जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। उनका विचार था कि ऐसी प्रथा मनुष्य में भेद करती है, मानव में भेद करती है तथा सामाजिक असमानता पैदा करती है जाति। और वे चाहते थे कि भारतीय समाज में जन्म पर आधारित जाति प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनमें जो भ्रातृत्व की भावना और समाज में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना पैदा हो। परिणामस्वरूप जाति प्रथा का अंत भी वो अपने सामाजिक क्रांति के माध्यम से चाहते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक व आर्थिक असमानताओं का अभाव, सामाजिक व आर्थिक असमानताओं का अभाव को भी उन्होंने अपने सामाजिक क्रांति में शामिल किया। जयप्रकाश नारायण सामाजिक क्रांति के द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें आर्थिक तथा सामाजिक असमानताएं नहीं होगी, जहां कहीं भी किसी रूप में अन्याय का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार से समाज में जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है उसको समाप्त करना चाहते हैं, ताकि समाज में आर्थिक असमानता को समाप्त करके समाज के लोगों को एकजुट किया जा सके। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रांति में सामाजिक व आर्थिक असमानता का अभाव को भी उन्होंने शामिल किया है। इसके साथ साथ स्त्री स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। स्त्रियों की जो स्थिति है, वुमेन का जो स्टेटस है उसमें भी सुधार करना चाहते हैं सामाजिक क्रांति के माध्यम से। जयप्रकाश नारायण जो है वो भारतीय स्त्री के संबंध में बहुत ही चिंतित थे और उस समय जो दहेज प्रथा, बाल विवाह था, पुरुषों द्वारा स्त्रियों से किए जाने वाले दुर्व्यवहार आदि की जो बुराइयां संबंधी नारायण पूर्ण रूप से जागरूक थे और इनको वो समाप्त करना चाहते थे। जितनी भी जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न जो है, अनेक आंदोलन जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किए गए हैं। भारतीय स्त्री को पुरुष की प्रमुखता से स्वतंत्र करवाने में उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव की भावना विकसित करना तथा स्त्री के व्यक्तित्व का विकास करना जयप्रकाश नारायण की सामाजिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो इस प्रकार से स्त्री स्थिति में सुधार करना भी वो अपनी सामाजिक क्रांति के माध्यम से चाहते हैं। इसके बाद हम जिक्र करते हैं नेक्स्ट क्रांति में हमारी शैक्षणिक क्रांति शामिल है, एजुकेशनल रेवोल्यूशन। शैक्षणिक क्रांति में जो पहला हमारा पॉइंट है, मौजूदा शिक्षा प्रणाली में दोष। जयप्रकाश नारायण ने भारतीय समाज में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए शैक्षणिक क्रांति पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया है। एजुकेशनल रेवोल्यूशन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, बल दिया। और इस एजुकेशन जो है प्रणाली के माध्यम से उस समय की जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली में जो दोष थे, अनेक प्रकार के जो दोष हैं, उनको वो दूर करना चाहते हैं। उनका मानना था कि भारतीय जो शिक्षण प्रणाली का जो निर्माण है वो जीवन की कठिन सच्चाइयों के अनुसार नहीं किया गया है, इसलिए वो उस प्रकार समय की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो मौजूदा शिक्षा प्रणाली में दोष, ये भी दोष दूर करना चाहते हैं अपनी शैक्षणिक क्रांति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के प्रति जो अनदेखी है उस पर भी प्रभाव डालना चाहते हैं अपनी शैक्षणिक क्रांति के माध्यम से।
जयप्रकाश नारायण का विचार था कि शिक्षा की जो नीति बनाने वालों ने जो प्रारंभिक शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उनका ये विचार था कि नीति निर्माताओं ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए निश्चित धन बहुत बड़े भाग को उच्च शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनाई है और इसलिए उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है, बल्कि उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा के उचित विकास के बिना उच्च शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है, या कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा को हम का जो उद्देश्य है हमारा वो प्राथमिक शिक्षा के बगैर हम प्राप्त नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा के प्रति जो अनदेखी है उस पर भी उन्होंने अपने शैक्षणिक क्रांति में बल दिया है। इसके साथ साथ वैश्विक और सामाजिक शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। जयप्रकाश नारायण ने अपनी शैक्षणिक क्रांति में वैश्विक और सामाजिक शिक्षा पर भी बल दिया है। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि शिक्षा या विद्या को केवल स्कूल की चारदीवारी के भीतर ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समस्त गांव की एक व्यवहारिक स्कूल होनी चाहिए और गांव के सभी जो योग्य कारीगर हैं और जो काश्तकार है उस स्कूल के अध्यापक था गांव के जो सभी विद्यार्थी हैं, जो गांव के सभी जो वासी हैं निवासी हैं वो स्कूल के विद्यार्थी होने चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रौढ़ शिक्षा है वो भी होनी चाहिए और नियमित शिक्षा होनी चाहिए और इसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा के प्रति भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन विषयों को भी उन्होंने अपने शैक्षणिक क्रांति में शामिल किया है कि वैश्विक और सामाजिक शिक्षा पर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। इसके साथ जो छठी जो क्रांति है जयप्रकाश नारायण की वह राजनीतिक क्रांति है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। राजनीतिक क्रांति में जो मुख्य विषय शामिल किया उन्होंने उनमें सहभागी लोकतंत्र की स्थापना को स्थान दिया है अपनी राजनीतिक क्रांति में। जयप्रकाश नारायण भारत के जो मौजूद पाश्चात्य रूप की लोकतंत्रीय प्रणाली है उससे संतुष्ट नहीं थे जयप्रकाश नारायण, और उन्होंने विश्वास हो गया था कि इस प्रणाली ने भारत में ऐसा वातावरण पैदा किया है जिसमें राज्य की भूमिका बढ़ रही है और लोगों की जो वास्तविक राजनीतिक सहभागिता है आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन है उनका वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसीलिए राज्य विहीन समाज चाहते थे, वो दल विहीन समाज चाहते थे। स्टेटलेस सोसाइटी की बात भी उन्होंने की है, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि ऐसा व्यवहारिक समाज जो है व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए वे चाहते थे कि राज्य की शक्तियों को कम से कम किया जाए और हमारे देश में सहभागी लोकतंत्र स्थापित हो। परिणाम स्वरूप उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी दिया। तो इस प्रकार से सहभागी लोकतंत्र की स्थापना पर भी उन्होंने राजनीतिक क्रांति में सबसे ज़्यादा बल दिया है। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों की कार्यशीलता से निराशा इस कंसेप्ट को भी उन्होंने राजनीतिक क्रांति में शामिल किया है। उन्होंने यह अनुभव किया कि राजनीतिक दल जो है वो साधारण लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं करते हैं और स्वार्थी राजनीतिक जो दल हैं प्रणाली द्वारा सार्वजनिक हितों के नाम पर अपने स्वार्थी हित जो है वो या दलीय जो हित हैं उन्हीं को पूरा करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया, पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया कि लोकतंत्र में जो पार्टी है वो नहीं होनी चाहिए। पार्टियां केवल और केवल अपने स्वार्थ हित के लिए कार्य करती हैं, व्यक्ति के हित में कार्य नहीं करती बल्कि जनता की उपेक्षा की जाती है, पब्लिक को नेगलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों की कार्यशीलता से निराशा को भी उन्होंने अपने राजनीतिक क्रांति में शामिल किया। इसके साथ साथ नवीन व्यवस्था संबंधी विश्वास भी पैदा करना चाहते थे अपने राजनीतिक क्रांति के माध्यम से। जयप्रकाश नारायण राजनीतिक क्रांति के द्वारा साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसका जो दूसरा नाम है वो सर्वोदय समाज कहा जा सकता है। वे सच्चाई को भी भली भांति जानते थे कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तुरंत स्थापित नहीं की जा सकती। ऐसी व्यवस्था की जो स्थापना है पूर्व लोगों को इसकी आवश्यकता तथा उसकी उपयोगिता संबंधी जागरूक करना आवश्यक है, उसके बाद ही इसकी स्थापना की जा सकती है। यानी कि नवीन व्यवस्था संबंधी विश्वास पैदा करना लोगों में, ये भी राजनीतिक क्रांति में उन्होंने शामिल किया। इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट जो क्रांति है वो है आर्थिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक क्रांति संबंधी संपूर्ण क्रांति में आर्थिक क्रांति को भी शामिल किया और आर्थिक क्रांति में जो विचार शामिल किए उनमें नैतिक मूल्यों का पतन। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य उनका पतन हो गया है। प्राचीन काल में ही भारत में जो सभी आर्थिक गतिविधियों का केवल धन या दौलत नहीं बल्कि मनुष्य होता था,
लेकिन अर्थशास्त्र को नैतिकता से भिन्न नहीं भी किया जा सकता। इकोनॉमी भी अनिवार्य है, ज़रूरी है। उनका मानना था कि आधुनिक पाश्चात्य जो स्वरूप की अर्थव्यवस्था है वो उद्योगवाद पर आधारित है, इंडस्ट्री पर बेस्ड है। इस व्यवस्था की अर्थव्यवस्था के अधीन ही उत्पादन, धन तथा शक्ति का अधिक से अधिक केंद्रीकरण हो रहा है और अधिक से अधिक भौतिकवाद पर बल दिया जा रहा है। तो नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है उसको भी आर्थिक क्रांति में उन्होंने दर्शाया है कि आर्थिक क्रांति धन के बदले में जो व्यक्ति का लगातार मॉरल वैल्यू है वो कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति पर भी उन्होंने बल दिया है। ना इनका मानना था कि धन की आवश्यकता तथा महत्व को वो स्वीकार उन्होंने किया, लेकिन वे धन को प्रत्येक मानवीय गुणों का निर्णायक तत्व भी नहीं मानते थे। वे धन भी ही सब कुछ नहीं है। उनका विचार था कि अधिक धन मनुष्य को लालची बना देता है, स्वार्थी बना देता है और समाज के प्रति उसके जो कर्तव्य है उनके प्रति उसका दृष्टिकोण है व्यक्ति का वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति से संबंधित विचारों को भी उन्होंने आर्थिक क्रांति में शामिल किया। इसके साथ साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया है आर्थिक क्रांति में। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि जो बड़े बड़े औद्योगिकरण हैं उनके जो फलस्वरूप धन तथा शक्ति का जो केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, धन जो कुछ व्यक्तियों के हाथों में जा रहा है, इसी कारण वो मानते थे कि औद्योगिकरण सही नहीं है, वो औद्योगिकरण के विरुद्ध थी और वे आर्थिक क्रांति के द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण पर आधारित साम्यवाद समाज की स्थापना करना चाहते थे। आर्थिक औद्योगिकरण का भाव यह था कि जहाँ तक हो सके समस्त उत्पादन व्यक्तियों के हाथों में हो तथा उत्पादन जो प्रक्रिया है वो फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि घरों में होनी चाहिए। ऐसा भी उन्होंने अपने आर्थिक विकेंद्रीकरण को जो है में कंसेप्ट शामिल किया। तो आर्थिक क्रांति में उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया है।